हाँ जी। सो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहां तक देखा था? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ भी प्रोसेस होती है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ओनली। अगर एक सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है, सपोज आप इसकी स्टेट चेंज करने के लिए इसको Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और इस पर W अमाउंट ऑफ वर्क भी करते हैं। देन अगर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E2 हो जाएगी, बट दैट E2 विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस Q प्लस W, क्योंकि हीट और वर्क दोनों एनर्जी के फॉर्म है। जब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी तो एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना ही लॉस होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की पहले वाली एनर्जी प्लस ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जी का सम के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इक्वालिटी इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होती तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं आता। तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू Q प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इस सिस्टम में केवल प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व है तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख पाते थे डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस WPV, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेकिन सपोज प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा और भी दूसरे टाइप के वर्क इन्वॉल्व है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा यदि कोई और वर्क इन्वॉल्व है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा नेट वर्क। टोटल सभी प्रकार के वर्क, मैकेनिकल वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अलग अलग प्रकार के वर्क हो सकते थे, इलेक्ट्रिकल वर्क। इस प्रोसेस में अभी डिफाइन नहीं है कि कौन सा वर्क इन्वॉल्व है, तो वी विल कॉल इट नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा जितने और प्रकार के वर्क हो सकते हैं उनका सम होगा। ये जो टोटल वर्क है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इसके अलावा जितने प्रकार के और दूसरे वर्क ये सिस्टम कर सकता है उन सबका सम होगा। बट जनरली अभी चूंकि हम गैसेस से डील करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि सिस्टम में केवल प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व है, तो हम इस वर्क को जीरो मान के चलेंगे कि सपोज ये सिस्टम कोई और वर्क नहीं कर रहा है अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये रहेगा, बट हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे Q प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बट प्रेशर वॉल्यूम वर्क को क्या लिख सकते हैं? माइनस P डेल्टा V। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V। नाउ इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, डेल्टा V इज 0। सपोज आप एक सिस्टम की स्टेट चेंज करते हैं लेकिन इसका पाथ आइसोकोरिक रखते हैं, मतलब वॉल्यूम में चेंज 0 रखते हैं, देन डेल्टा V टर्म 0 रहेगी, देयर विल बी नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, देन डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू Q ओनली। तब इंटरनल एनर्जी में चेंज केवल हीट में चेंज के कारण आएगा। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इन्वॉल्व रहती है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, बट इस स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है?
इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हमको किसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है, अगर हमें किसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो हम उस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा लें और उस प्रोसेस में निकलने या लगने वाली हीट को मेजर कर लें। अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको किसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना होगा तो आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हीट और वर्क दोनों मेजर करने पड़ेंगे, लेकिन इसके हिसाब से आपको केवल हीट को मेजर करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट इसमें होने वाले चेंज को मेजर किया जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप पता नहीं कर सकते, तो आप E2 को या E1 को एब्सोल्युटली पता नहीं कर सकते, लेकिन इसमें होने वाले चेंज को पता कर सकते हैं। तो अगर आपको एक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो क्या करेंगे? अगर आपको एक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो क्या करेंगे? अगर आपको एक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो क्या करेंगे उसमें? सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट इन्वॉल्व होगी प्रोसेस में वही होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट करेंगे और उसमें निकलने या लगने वाली हीट मेजर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट बॉम्ब कैलोरीमीटर apparatus बनाया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, it is the apparatus by which change in internal energy of a process can be measured। अगर आपको एक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो उसके लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज किया जा सकता है। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कैलोरीमीटर मतलब इसमें आप एनर्जी मेजर करेंगे। तो किसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर किया जा सकता है बाय दिस स्टेटमेंट डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बॉम्ब कैलोरीमीटर एपरेटस, इसमें स्टील का एक वेसल होता है, स्टील का एक वेसल होगा, इसमें अंदर गोल्ड या प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं। और इसमें एक प्लेटफॉर्म पर प्लेटिनम के एक कप में W ग्राम कंबस्टेबल मटेरियल रख देते हैं, एक ऐसा मटेरियल जिसका आसानी से कंबशन हो सकता है, और इसमें हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन एक रिजर्वायर से हाई प्रेशर पर अंदर ऑक्सीजन भर देते हैं प्योर अबाउट 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो नाउ यहाँ पर एक कंबस्टेबल मटेरियल है और खूब सारी ऑक्सीजन है। दिस कंप्लीट सिस्टम इज अ बॉम्ब बिकॉज फ्यूल है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं करेगा और इसको टाइट बंद कर देते हैं। तो ये पूरा एक क्लोज सिस्टम हो गया, हेंस ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया है। लेकिन अभी ये रिएक्शन होगी नहीं। सपोज ये कंबस्टेबल मटेरियल कार्बन है तो हमारी जो प्रोसेस है वो है C+O2 गिव CO2। ये हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में है, ये सिस्टम अपनी फाइनल स्टेट में चला जाएगा। सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। रिएक्टेंट इंडिकेट सिस्टम इन स्टेट 1, द प्रोडक्ट इंडिकेट्स सिस्टम इन अनदर स्टेट। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना एक प्रोसेस हो जाती है, लेकिन यहां पर ये रिएक्शन होगी नहीं। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यू विल नीड सम स्पार्क। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं
इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्किंग होगी, इस कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए इनिशियल स्पार्क मिल जाएगा और ये पूरा कार्बन बर्न हो जाएगा अंदर, मगर ये पूरी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। हेंस इसमें जो हीट निकलेगी वो हीट इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मगर ये जो हीट निकली है, हाउ कैन वी मेजर दिस हीट? इस हीट को मेजर कैसे करेंगे? इस हीट को मेजर कैसे करेंगे बताइए। इस प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल तो ये है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलने वाली हीट उस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस प्रोसेस को करा रहे हैं, इसमें निकलने वाली हीट इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बट वो जो हीट निकलेगी उसको हम मेजर कैसे करेंगे? ये जो हीट निकलेगी इसको मेजर कैसे करेंगे? सर ये कंडक्टर पे अगर थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर से कुछ कर सके तो। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, हीट मेजर नहीं करते हैं। ये जो हीट अंदर निकलेगी, ये हीट इस स्टील वेसल को गर्म करेगी। इस पूरे कैलोरीमीटर को एक वाटर बाथ में डुबा दे, इस पूरे कैलोरीमीटर को एक वाटर बाथ में बंद कर देते हैं। ये एक बड़ा वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये एक वाटर बाथ है। इस वाटर बाथ में मास ऑफ वाटर आपको पता है कि इस वाटर बाथ में कितना मास ऑफ वाटर आपने लिया है, और इस वाटर बाथ में वाटर का इनिशियल टेम्परेचर पता कर लेंगे। वाटर का टेम्परेचर पता करने के लिए यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा रहेगा, तो ये थर्मोमीटर वाटर का इनिशियल टेम्परेचर दे देगा। यहाँ एक स्टीरर लगा देंगे, ये स्टीरर वाटर को धीरे धीरे सर्कुलेट करती रहेगी पूरे सिस्टम में, ताकि हीट पूरे वाटर में इवनली स्प्रेड हो जाए। अब जब यहाँ स्पार्किंग करेंगे तो सारी हीट बाहर आएगी और ये हीट वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। वाटर का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 पता कर लेंगे, दैट T2 minus T1 will be the temperature rise of water delta T। अब ये जो हीट निकली है उसने वाटर का टेम्परेचर T1 से T2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है, तो जो टोटल हीट निकली होगी वो कितनी होगी? MS delta T। Well, M is the mass of water, S is the specific heat of water in joule per gram, joule per gram per degree centigrade। Delta T is the temperature rise of water in degree centigrade। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, या किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? Amount of heat required to increase the temperature of the substance by 1 degree Celsius। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर इसकी यूनिट से ही पता लगता है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अक्षय ने जो डेफिनेशन बोली उसमें एक कमी थी, बताइए क्या कमी थी? सर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यूनिट देख क्या है? सर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। हाँ, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade। वो हीट जो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अगर 1 मोल के लिए डिफाइन करते तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं।
स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वर्ड लग गया मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस है, मोलर वर्ड लग गया मतलब 1 मोल सब्सटेंस है। तो ये एस क्या है, वो हीट जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देगी। एम क्या है, मास ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम वाटर के लिए इतनी हीट लगती, तो एम ग्राम वाटर के लिए एम एस हीट लगेगी। और ये हीट टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएगी तो डेल्टा टी बढ़ाने के लिए इतनी हीट लगेगी। द टोटल हीट इज एम एस डेल्टा टी। और ये सारी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकली है, मतलब ये उस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज है। मगर इसमें एक गड़बड़ है, यहां ये जो सारी हीट बाहर निकली है, ये सारी हीट ने वाटर का टेम्परेचर ही केवल राइज नहीं किया है, इस हीट ने इस स्टील वेसल का टेम्परेचर भी राइज किया है, इस स्टीलर का टेम्परेचर भी राइज किया है, ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी राइज किया है। मतलब यह हीट लेने वाला सिर्फ वाटर नहीं था, यहां पर हीट लेने वाला सिर्फ वाटर नहीं है, यहां पर वो जो हीट निकली है उसने वाटर के साथ साथ स्टील वेसल और बाकी सब चीजों का टेम्परेचर भी राइज किया है। सो यहां पर हम केवल वो हीट निकाल रहे हैं जो मास जो वाटर ने ली है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में इस स्टील वेसल की हीट कैपेसिटी अगर दे रखी है और इसका मास दे रखा है, तो हम उस केस में टोटल हीट ऐसे निकालेंगे, हीट टेकन बाय वाटर प्लस हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर। और हीट टेकन बाय वाटर कितनी होगी, एम एस डेल्टा टी। सपोज वाटर का मास m1 ग्राम था और उसकी हीट कैपेसिटी S1 थी, और स्टील वेसल का मास m2 था, उसकी हीट कैपेसिटी S2 थी। तो या तो आपको क्वेश्चन में वाटर का मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट दोनों अलग अलग दे रखी हो, तो टोटल हीट जो निकली है वो आप निकालेंगे m1 S1 डेल्टा टी प्लस m2 S2 डेल्टा टी से। लेकिन जनरली क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहता है, सिर्फ मास ऑफ वाटर ही दिया रहता है। तो वहां क्या करते हैं, इस कैलोरीमीटर में ये जो वाटर फिल हुआ है, ये प्लस ये स्टील वेसल प्लस ये इलेक्ट्रोड प्लस ये स्टीरर, ये सब लोग टोटल ये सब मिला के, ये पूरा सिस्टम मिला के कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, ये पूरा कैलोरीमीटर सिस्टम कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, वो मास ऑफ वाटर यहां दे रखे होते हैं। तो दरअसल ये मास ऑफ वाटर नहीं रहता है, उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो फिर केवल इस m को यहां रख देंगे, तो ये m मास ऑफ वाटर नहीं रहता है बल्कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर रहता है, कि ये पूरा कैलोरीमीटर कुल मिलाकर कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है। सपोज आपने यहां पर 100 ग्राम वाटर भरा है, लेकिन ये स्टील वेसल और ये इलेक्ट्रोड और ये स्टीरर ये 50 ग्राम वाटर के बराबर हीट लेते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ये m 150 दिया रहेगा। मतलब अब सब इन्वॉल्व हो गया उसमें, वाटर जो लिया है वो प्लस स्टील वेसल वो प्लस इलेक्ट्रोड वो सब मिला के ये m ग्राम वाटर में इन्वॉल्व हो गया वो। तो आपको केवल एक ही फार्मूला यहां लगाना रहेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इट्स चेंज इन इंटर एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस प्रोसेस को करा लिया गया और इसमें निकलने वाली हीट को वाटर के हेल्प से मेजर कर लिया गया। ये स्टील वेसल में अंदर गोल्ड या प्लेटिनम की पॉलिश क्यों करते हैं, ये स्टील वेसल में अंदर गोल्ड या प्लेटिनम की पॉलिश क्यों करते हैं?
बिकॉज गोल्ड और सिल्वर कम रिएक्टिव होते हैं तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे अंदर वाली किससे बात। रिएक्ट नहीं करेंगे? गोल्ड और प्लेटिनम इनर्ट मेटल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मगर किससे रिएक्ट नहीं करेंगे? ऑक्सीजन। यहाँ जो आपने हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन फिल की है, वो इस स्टील वेसल का ऑक्सीडेशन करके Fe2O3 बना देगी और वो हीट का बेड कंडक्टर हो जाएगा, तो वो सारी हीट को बाहर नहीं आने देगा, तो वो ऑक्सीजन अंदर ऑक्सीडेशन ना करे स्टील का, इसलिए अंदर गोल्ड या प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमने किसी सिस्टम का एक स्टेट फंक्शन आइडेंटिफाई किया, इंटरनल एनर्जी फंक्शन। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज का नेट सम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज, सपोज एक सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है। सपोज इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी बदलकर E2 हो जाती है। सपोज इसमें प्रेशर P1 है गैस का, वॉल्यूम V1 है, यहाँ प्रेशर बदल के P2 और वॉल्यूम V2 हो गया। इस सिस्टम की स्टेट चेंज हुई। सपोज ये गैस थी जो एक्सपांड हो गई, तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है। सपोज ये रिवर्सिबल पाथ से हुआ या चाहे तो इरिवर्सिबल पाथ से हुआ, मगर एक इनफाइनेटसिमल स्मॉल स्टेप में होने वाला इंटरनल एनर्जी चेंज DE उस स्टेप में इन्वॉल्व DQ प्लस DW के बराबर होगा। DE will be equals to DQ plus DW. An infinitesimal small change in internal energy will be equal to infinitesimal small amount of heat plus infinitesimal small amount of work. DE will be equals to DQ plus DW. Let only pressure volume work was involved. Suppose केवल pressure volume work involved था, तो we can write DE will be equals to DQ minus PdV. चूंकि ये गैस एक्सपांड हुई है, तो इसका कुछ प्रेशर था और वॉल्यूम था, तो इसका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट PV भी चेंज हुआ होगा। D ऑफ PV दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। PV एनर्जी में चेंज चेंज इन द टर्म PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसमें आने वाला चेंज DPV होगा। ये DPV दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो इधर वाली टर्म क्या हो जाएगी? D ऑफ E प्लस D ऑफ PV, इट इज D ऑफ टर्म E प्लस PV, D ऑफ टर्म E प्लस PV, और इधर वाली टर्म DQ माइनस PdV प्लस D ऑफ PV, इसको लिख सकते हैं PdV प्लस VdP। D ऑफ PV में P स्टेट फंक्शन है, V स्टेट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ PV भी एक स्टेट फंक्शन होगा। तो PV में होने वाला चेंज हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार P कांस्टेंट रख के V चेंज किया, या एक बार V कांस्टेंट रख के P चेंज किया। स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो D ऑफ PV कैसे भी चेंज हुआ हो, P कांस्टेंट रख के V चेंज हुआ हो या V कांस्टेंट रख के P चेंज किया हो, D ऑफ PV वही आएगा। तो यहां पर D ऑफ PV को लिख सकता हूं मैं PdV प्लस VdP, माइनस PdV प्लस PdV कैंसिल हो जाएंगे।
अच्छा, इधर वाली जो टर्म है E प्लस पीवी, E एक स्टेट फंक्शन है, P एक स्टेट फंक्शन है, V एक स्टेट फंक्शन है, तो इनका सम भी एक स्टेट फंक्शन होगा। E स्टेट फंक्शन है, P स्टेट फंक्शन है, V स्टेट फंक्शन है, तो इनका सम एक स्टेट फंक्शन होगा। दिस न्यू स्टेट फंक्शन E प्लस पीवी किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसकी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम उस प्रोसेस की एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी एक नया स्टेट फंक्शन है जो किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है। तो वी कैन राइट डी ऑफ एच विल बी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वीडीपी। तो हमें एक नया स्टेट फंक्शन मिल गया एंथैल्पी, और एक इक्वेशन आई डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वीडीपी। नाउ इज द प्रोसेस इज आइसोबारिक। अगर प्रोसेस आइसोबारिक होती तो डी ऑफ डीपी जीरो होता, चेंज इन प्रेशर जीरो होता, देन डी एच विल बी इज इक्वल टू डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस डेल्टा एच विल बी इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकलने या लगने वाली हीट को उस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज कहते थे। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू इट्स चेंज इन एंथैल्पी। तो जहां इंटरनल एनर्जी फंक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाली किसी प्रोसेस की स्टडी के लिए अच्छा है, एंथैल्पी फंक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली किसी प्रोसेस के लिए अच्छा रहता है। किसी प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कराना आसान है। अगर आपको एक प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कराना है तो उस प्रोसेस को ओपन वेसल में करा लीजिए। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, अगर एक केमिकल रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm, लेकिन अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो एक पिस्टन लगा दीजिए मूवेबल। वो पिस्टन हर समय वहां आके रुक जाएगा जब बाहर का प्रेशर के बराबर अंदर का प्रेशर रहेगा, और बाहर हमेशा प्रेशर रहना 1 atm। तो केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो एंथैल्पी फंक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली प्रोसेसेस की स्टडी के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आपको एक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज मेजर करना है तो क्या करेंगे? अगर आपको एक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज मेजर करना है तो क्या करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रख के द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे उस प्रोसेस को करवाएंगे और उसमें निकलने या लगने वाली हीट मेजर करेंगे। मींस दिस टाइम कैलोरीमीटर को ओपन रखेंगे, ओपन कैलोरीमीटर ले लेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था? क्लोज कैलोरीमीटर लिया था, पूरा टाइट बंद था वो। तो ये हमने दो स्टेट फंक्शंस आइडेंटिफाई किए। किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, दूसरा स्टेट फंक्शन हमने देखा एंथैल्पी फंक्शन, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज द एंथैल्पी फंक्शन। और ये फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि इससे हम कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली प्रोसेसेस को स्टडी कर पाएंगे। तो किसी सिस्टम की एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को पता नहीं किया जा सकता है,
मगर इसमें होने वाले चेंज को मेजर किया जा सकता है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो अगर सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है तो DH विल बी इज इक्वल टू DE प्लस D ऑफ PV। इसको इंटीग्रेट करेंगे H1 से H2 तक, ये इंटीग्रेट होगा E1 से E2 तक, और D ऑफ PV इंटीग्रेट हो जाएगा P1 V1 से P2 V2 तक। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। If delta P remains 0, process isobaric, then delta H will be equals to delta E plus P delta V। इक्वेशन 1 किसी प्रोसेस पे लगाई जा सकती है, बट इक्वेशन 2 केवल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए लगाई जा सकती है, बिकॉज इक्वेशन 2 कंडीशन अप्लाई करके लाई गई है कि प्रोसेस आइसोबारिक है। डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। So delta H will be equals to delta E plus delta of PV। अगर आपकी प्रोसेस में इन्वॉल्व कोई गैसेस, अगर प्रोसेस में इन्वॉल्व कोई गैस है और वो गैस आइडियल है, तो फॉर दैट आइडियल गैस वी कैन राइट डेल्टा ऑफ PV इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टर्म nRT। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन हम लिख सकते हैं डेल्टा H विल बी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। अगर एक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो फिर डेल्टा ऑफ PV नंबर ऑफ मोल्स में चेंज यदि आ रहा होगा तो PV चेंज होगा। तो किसी गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा NG इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस स्पीशीज। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डेल्टा PV टर्म लगभग 0 रहती है, इसलिए सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए डेल्टा H डेल्टा E के बराबर ही रहता है। बट गैसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी काफी चेंज हो सकती है। अगर सपोज एक केमिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, जिसमें A गैस है, B सॉलिड है, C गैस है, D गैस है, तो इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा NG C प्लस D माइनस A होगा, और इस प्रोसेस का डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT में ये टर्म आ जाएगी। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, तो डेल्टा E क्या है? यदि ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई होती तो निकलने या लगने वाली हीट, अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हुई होती तो उसमें निकलने या लगने वाली हीट इस प्रोसेस का डेल्टा H होती। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसको कह सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, एनर्जी चेंज को, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर किसको कह सकते हैं? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को। और इनमें से कौन ज्यादा रहेगा कौन कम रहेगा वो इस डेल्टा NG की वैल्यू से पता किया जा सकता है।
सपोज एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3. For this reaction delta H is equals to delta E होगा या डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E होगा और डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E होगा और डेल्टा H इज नॉट रिलेटेड टू डेल्टा E. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन क्या होगा? Sir, delta H will be lesser than delta E. डेल्टा H विल बी लेसर देन डेल्टा E. इस प्रोसेस का डेल्टा Ng जो है चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस स्पीशीज, प्रोडक्ट में 2 स्पीशीज है, रिएक्टेंट में 1+3, तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng -2 है, तो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E -2RT. डेल्टा Ng -2 है मतलब डेल्टा E टर्म बड़ी है क्योंकि उसमें से इतनी टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही तब जाके ये इसके बराबर हो रही है, तो डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E है इस प्रोसेस के लिए. PCl5 will give you PCl3 plus Cl2. इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 + 1 -1 1 है, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H डेल्टा E प्लस RT है. डेल्टा E स्मॉलर है क्योंकि उसमें RT ऐड हो रहा है तब जाके डेल्टा H के बराबर वो हो पा रहा है. फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 will give you 2HI. For this process delta Ng 0 है, तो डेल्टा H will be equals to डेल्टा E plus 0, दोनों इक्वल है. मगर इनमें केवल चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस स्पीशीज देखना है. अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व है तो उसके मोल काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. वो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी में काउंट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, what will be the relation between heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant volume for combustion of benzene? बेंजीन के कंबशन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन क्या रहेगा? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा E. इनमें रिलेशन क्या होगा? क्वेश्चन तो यही है कि डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन क्या होगा? फिफ्टीन बाई 2 7.5 लिख सकते हैं इसको. तो डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन क्या होगा? डेल्टा H equals डेल्टा E minus 1.5 RT. डेल्टा Ng केवल ये गैसियस स्पीशीज दो है, लिक्विड है, तो 6 - 7.5 दैट इज -1.5. डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E -1.5 RT. तो डेल्टा E इज ग्रेटर देन डेल्टा H. मतलब ये प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती तो ज्यादा हीट इन्वॉल्व होती और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो कम हीट इन्वॉल्व है.
तो चूंकि अधिकतर केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती हैं, ओपन वेसल में कराई जाती हैं, इसलिए हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी मेजर करेंगे। तो ये एंथैल्पी फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो हम एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज 6 ग्राम कार्बन आपने बर्न किया और इसने 10 किलो जूल हीट इवॉल्व की ओपन वेसल में। मतलब ये जो 10 किलो जूल हीट इवॉल्व हुई है ये कांस्टेंट प्रेशर पे इवॉल्व हुई है। तो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? The amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure during a chemical reaction is called enthalpy of that chemical reaction. The amount of heat energy liberated or evolved at constant pressure during a chemical reaction is called enthalpy of that chemical reaction. The amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure the amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure during a chemical reaction is called enthalpy of that chemical reaction. मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। सपोज आपने 6 ग्राम कार्बन को ओपन वेसल में बर्न किया, ये 10 किलो जूल हीट निकालता है। कार्बन के इस 6 ग्राम कार्बन के बर्न होने की केमिकल रिएक्शन क्या होगी? C2 plus O2 gives 2 CO2. C2 क्या होता है? Sorry, C plus O2 gives CO2. C plus O2 gives CO2। कार्बन के बर्न होने की केमिकल रिएक्शन ये रहेगी, C plus O2 gives CO2। अब 6 ग्राम कार्बन आपने बर्न किया, 10 किलो जूल हीट निकलती है। यदि आपने 12 ग्राम कार्बन बर्न किया होता तो 20 किलो जूल हीट निकलती। ज्यादा कार्बन बर्न करोगे ज्यादा हीट निकलेगी। आपने 24 ग्राम कार्बन बर्न किया होता, 40 किलो जूल हीट निकली होती। अब आप 6 ग्राम कार्बन बर्न करते हो, आप उसकी रिएक्शन लिखते हो C plus O2 gives CO2। आप 12 ग्राम कार्बन बर्न करते हो, उसकी रिएक्शन भी यही लिखोगे। 24 ग्राम कार्बन बर्न करते हो, उसकी रिएक्शन भी यही होगी। अब कार्बन के बर्न होने की रिएक्शन ये है, चाहे कितना ही कार्बन बर्न हो रहा हो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या बोलेंगे, कितनी मानेंगे? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी कहेंगे? पहले थी 10, फिर थी 20 और 40। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? सर इंटेंसिव। ज्यादा क्वांटिटी ऑफ अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा हीट निकल रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा हीट निकल रही है। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होने से ये चेंज हो जाएगी। हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी को कितना बोले? 10 किलो जूल, 20 किलो जूल या 40 किलो जूल? क्योंकि 6 ग्राम कार्बन के बर्न होने पर आपने कहा केमिकल रिएक्शन ये है।
एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेट करना जरूरी है। 6 ग्राम कार्बन जब बर्न हो रहा था, मतलब हाफ मोल कार्बन बर्न हो रहा था। 12 ग्राम कार्बन बर्न किया मतलब 1 मोल कार्बन बर्न किया। 24 ग्राम कार्बन बर्न किया मतलब 2 मोल कार्बन बर्न किया। तो चूंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी प्रॉपर उसी केमिकल रिएक्शन की रहे, दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसके लिए क्या करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लिखते हैं। हाफ मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो हाफ मोल कार्बन के बर्न होने पर रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2 नहीं लिखेंगे। हाफ मोल कार्बन के बर्न होने पर लिखेंगे हाफ C प्लस हाफ O2 गिव्स हाफ CO2। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी -10 किलोजूल, क्योंकि 6 ग्राम कार्बन बर्न होने पर 10 किलोजूल हीट निकली थी कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन जब 1 मोल कार्बन बर्न होगा, तो 1 मोल कार्बन के बर्न होने के लिए रिएक्शन लिखेंगे, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी 20 किलोजूल विथ माइनस साइन, क्योंकि हीट निकली है, इसलिए हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। लेकिन जब 2 मोल कार्बन बर्न हो रहा होगा तो लिखेंगे 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करता है उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए रिएक्शन को लिखते हैं। अभी तक हमारी आदत क्या पड़ी हुई थी, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशो में बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंसिंग ठीक नहीं थी, बिकॉज ये सिंपल रेशो नहीं है, ये होल नंबर रेशो नहीं है, और ये होल नंबर रेशो है मगर सिंपल रेशो नहीं है, ये सिंपल होल नंबर रेशो है। बट हाफ मोल कार्बन यदि बर्न हो रहा है तो रिएक्शन ये लिखेंगे, 2 मोल कार्बन बर्न हो रहा तो रिएक्शन ये लिखेंगे। इसकी एंथैल्पी ये होगी, इसकी एंथैल्पी ये होगी। इससे क्या होता है, एंथैल्पी फिक्स हो जाती है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। सर एंथैल्पी को फिक्स करने के लिए हम एंथैल्पी पर मोल या एंथैल्पी पर ग्राम क्यों नहीं लेते? वो कर लेंगे, मगर रिएक्शन के साथ फिक्स करने से इसमें फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपने इस वाले तरीके से रिएक्शन की एंथैल्पी फिक्स कर दी। अब मान लो मैं इस रिएक्शन को किसी नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, सर 5 टाइम्स। ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच उस केमिकल रिएक्शन के साथ जुड़ जाता जाके, और इस प्रोसेस को यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उतना ही बढ़ जाता है। मतलब फॉर द रिएक्शन 5C प्लस 5O2 gives 5CO2, delta H will be 5 times of -20। तो इससे हर केमिकल रिएक्शन की अपनी एक एंथैल्पी रहती है, और उस केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर से वो एंथैल्पी भी उसी वैल्यू से बढ़ या घट जाती है। तो किसी केमिकल प्रोसेस की हीट उस प्रोसेस की एक प्रॉपर्टी बन जाती है, और हम उसको मैनिपुलेट इजीली कर सकते हैं। तो फिर हमको जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ substance react as given in that balanced chemical reaction
is called enthalpy of that chemical equation. किसी केमिकल इक्वेशन में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखाया गया है उतना जब रिएक्ट करता है तो जो हीट निकलती है वो उस केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। इस केमिकल रिएक्शन में हाफ मोल कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन दिखाया गया है, तो ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी है। इस रिएक्शन में 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन दिखाया गया है, ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, वो इसकी नहीं है। तो ये डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट रिएक्शन एज गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ दैट केमिकल इक्वेशन। इस हिसाब से किसी रिएक्शन की एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल होगी कि किलोजूल पर मोल होगी? किसी रिएक्शन की एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल पर मोल। किलोजूल होगी कि किलोजूल पर मोल होगी? अब अगर आप कह रहे हो किलोजूल पर मोल होगी तो यहां तो 2 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है, आप बोल रहे हो किलोजूल पर मोल, जबकि पर मोल कार्बन के हीट रिएक्ट करने पर तो 20 किलोजूल हीट निकलती है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जितना उस केमिकल रिएक्शन में अमाउंट दिखाया गया है उतना रिएक्ट करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप यूनिट में कह रहे हो कि किलोजूल पर मोल होनी चाहिए यूनिट। तो जब आपने यूनिट में पर मोल फिक्स कर दिया तो रिएक्शन में तो 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो एक रिएक्शन की एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल होगी कि किलोजूल पर मोल होगी? सर वो ऊपर वाले में किलोजूल पर 2 मोल हो जाएगा पर मोल की जगह। हाँ, तो वो पर 2 मोल पर 3 मोल पर 5 मोल मतलब फिक्स नहीं है, तो फिर क्या बोलना चाहिए? किलोजूल। किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी किलोजूल होनी चाहिए या किलोजूल पर मोल होनी चाहिए? सर किलोजूल पर मोल हम एंथैल्पी को लिखेंगे और रिएक्शन के हिसाब से हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पर मोल रही कि नहीं रही? एनीवे, इससे ऐसा लग रहा है कि हमको किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी किलोजूल देनी चाहिए और बाकी अंडरस्टूड रहेगा कि कितना मोल के लिए। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी किलोजूल पर मोल होती है, चाहे उस केमिकल रिएक्शन में कितना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा हो। एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल पर मोल ही लिखेंगे सभी रिएक्शंस के लिए। लेकिन ये पर मोल किसका? ये पर मोल किसका? यहां तो कोई एक मोल नहीं है। एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल पर मोल रहते हैं पर मोल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये जो पर मोल होता है ये किसके लिए होता है? पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन का 1 मोल का मतलब है 5 मोल कार्बन का 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 5 मोल CO2 बनाना। इस रिएक्शन के पर मोल का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का 1 मोल मतलब आधा मोल कार्बन का आधा मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आधा मोल CO2 बनाना। तो एंथैल्पी की यूनिट में जो किलोजूल पर मोल में जो पर मोल होता है वो पर मोल ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन होता है, उसके किसी सब्सटेंस नहीं, उस केमिकल रिएक्शन के किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का पर मोल नहीं, उस पूरी रिएक्शन का 1 मोल। तो एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मगर इस प्रकार से देखा जाए तो किसी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की एंथैल्पी फिक्स नहीं रहती है, वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के लिए गए अमाउंट पे। तो किसी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की एंथैल्पी चूंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपने लिया है उस पे।
तो उसको फिक्स करने के लिए बाय कन्वेंशन पर मोल के लिए डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हमको जनरल बात करनी हो तो कि कार्बन के कंबशन की एंथैल्पी क्या है, तो कार्बन की कंबशन की एंथैल्पी इन सब में से किसको बोलेंगे? यहां सब जगह कार्बन का कंबशन हो रहा है और हीट अलग अलग इन्वॉल्व है। तो बाय कन्वेंशन हमने फिक्स कर दिया कि पर मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हीट इन्वॉल्व रहती है वो उसके कंबशन की एंथैल्पी कहलाती है। तो इन सब में से इस वाली रिएक्शन को और इस वाली हीट को कार्बन की कंबशन की एंथैल्पी कह देंगे और उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी कह देंगे। तो एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको इंटेंसिव बनाने के लिए पर मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पर मोल ऑफ सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, the amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of substance undergoes complete combustion in excess of oxygen। और इसकी रिएक्शन अब फिक्स हो जाएगी, 1 मोल कार्बन का कंबशन होना चाहिए, ऑक्सीजन जितनी लगती हो लग जाए। इस रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहलाएगी। और कार्बन का भी कौन सा एलोट्रॉप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज ग्रेफाइट, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन की एंथैल्पी को बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन की एंथैल्पी होगी? सर H2 प्लस हाफ O2 वाली सर। H2 प्लस हाफ O2 वाली, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये 1 मोल होना चाहिए, ये चाहे जितनी लगती हो। The amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of substance undergoes complete combustion in excess of oxygen। यहां तो 2 मोल हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। बाय डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए डिफाइंड हो गई है और हेंस ये इंटेंसिव बन गई है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन कहलाएगी। इस रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगी। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस का कंबशन किया जा सकता है और उनकी कंबशन एंथैल्पी डिफाइन की जा सकती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन प्रोसेस होती है, तो वहां कंबशन एंथैल्पी वहां से हम पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे डिफाइंड है। इन थर्मोडायनेमिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। गैसियस स्टेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन को स्टैंडर्ड मानते हैं।
मगर यहां पर स्टैंडर्ड मानेंगे 298 केल्विन को। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मगर कंबशन के अलावा और दूसरे प्रकार की केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दोस रिएक्शंस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ vaporization, standard enthalpy of vaporization, the amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of substance undergoes complete vaporization at its boiling point. The amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of substance undergoes complete vaporization at its boiling point. Standard enthalpy of fusion, the amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of substance undergoes fusion at its freezing point. फ्यूज होना मतलब मेल्ट होना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, the amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of gaseous ions undergoes complete hydration in excess of water. एक मोल सोडियम गैशियस आयंस आपके पास में है, इसको आपने एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल इस सोडियम आयन को सब तरफ से सराउंड कर लेगा। 1 मोल सोडियम गैशियस आयंस को एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर में डाल दिया, उसका कंप्लीट हाइड्रेशन हो गया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी डिफाइन की जा सकती है उनके 1 मोल रिएक्टेंट को लेकर। लेकिन अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट भी वहां पर हो तो उसको एक्सेस में कंसीडर कर लेंगे। इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है, ऑक्सीजन को एक्सेस में मान लेंगे। मतलब 2 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हो और आप बाय डेफिनेशन किसी एक मोल के लिए डिफाइन करोगे तो दूसरे को एक्सेस में कंसीडर कर लो। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑक्सीजन एक्सेस में मान लेते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वाटर को एक्सेस में मान लेते हैं, ये 1 मोल है। तो ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन एंथैल्पीज होती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, when an acid reacts with a base it forms salt and water. एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करने में एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, या एक थोड़ी सी अलग बात रहती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, 1 मोल सब्सटेंस का वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 1 मोल सब्सटेंस का फ्यूजन। बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करने में एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत क्या रहेगी कि अगर आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर when 1 mole of an acid completely reacts with 1 mole of base। अब अगर स्टाइशियोमेट्रिक रेशो उनकी रिएक्शन का 1:1 है, तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से कंप्लीट रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड है, मतलब स्टाइशियोमेट्रिक रेशो उन दोनों का 1:1 नहीं है रिएक्शन का, तो आपकी ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। The amount of heat energy liberated or absorbed at constant pressure when 1 mole of an acid completely reacts with 1 mole of base, क्योंकि ये 1 mole of acid 2 mole of base से complete reaction कर रहा है। और अगर आप इन दोनों का 1 मोल लेकर रिएक्शन कराओगे तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन करने के लिए क्या करें? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक तो इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता था कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बेस। लेकिन 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से रिएक्शन हमेशा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करें? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करें? डेफिनेशन में ये नहीं कह सकते व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बेस। तो इस डेफिनेशन में क्या करें? अरे कोई तो बताओ। सर ये जरूरी है कि हम डेफिनेशन में रिएक्टेंट्स की तरफ से ही बोलें, या हम हाँ, ये जरूरी है कि हम रिएक्टेंट की तरफ से ही बोले। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज फाउंड, वो एक तरीका हालांकि हो सकता था, बट ये जरूरी है कि हम रिएक्टेंट की तरफ से ही बोले। तो बताइए क्या करें? सर हम स्टोइशियोमेट्रिकली इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करें ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी कि वो स्टोइशियोमेट्रिकली मैं 2H2O4 + 4 NaOH ले लूं। सर हम किसी तरह उनके इक्विवेलेंट मासेस लें और डेल्टा H को हम एंथैल्पी पर सर हीट पर इक्विवेलेंट डिफाइन कर दें। वेरी गुड। एक तरीका तो ये हो सकता था कि पर मोल ऑफ सॉल्ट के लिए डिफाइन करें। दूसरा तरीका ये हो सकता था, लेकिन वो जो तरीका हो सकता था वो आप में से किसी ने भाई बताया नहीं, जबकि मैं 3-4 बार बोल चुका हूं कि जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो किसी एक को एक्सेस में डिफाइन कर दो। इसके 1 मोल के लिए इसको एक्सेस में मान लो, या इसके 1 मोल के लिए इसको एक्सेस में मान लो। वो बात किसी ने बोली नहीं कि हम न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी को इस प्रकार से डिफाइन कर दें कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ बेस। क्यों? कंबशन में यही तो किया था, ऑक्सीजन को एक्सेस मान लिया था। एनीवे, अगर वैसा करते तो वो एसिड के 1 मोल के लिए डिफाइन हो जाती, बेस एक्सेस में मान लिया तो बेस को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। उसके बजाय एक तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये हमेशा 1:1 मोलर रेशो में रिएक्ट करेंगे। ये जरूरी है कि नहीं है?
when two or more than two substances react with each other, then they react in always 1:1 molar ratio. सर जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं, वो तो यही दिख रहा है 1 मोल 2 मोल से कर रहा है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो इक्वल होगा, मोल रेशो 1:1 होगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर एक रिएक्शन है 2A + 3B gives 4C + 1D, बाय मोल इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ A requires 3 मोल ऑफ B to produce 4 मोल ऑफ C and 1 मोल ऑफ D। ये सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इनके मोल इक्वल नहीं है, लेकिन इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, when two or more than two substances react with each other, then their number of equivalents are always equal and same number of equivalents of products are formed। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए अगर आपने 2 मोल A लिया है तो 3 मोल B लगेगा, लेकिन आपने 2 इक्विवेलेंट्स A लिया है तो 2 इक्विवेलेंट्स B लगेगा, 2 इक्विवेलेंट C बनेगा, 2 इक्विवेलेंट D बनेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A will require same number of equivalents of B, will produce same number of equivalents of C, and will produce same number of equivalents of D। When two or more than two substances react with each other, then their number of equivalents are always equal। तो किसी एसिड के 1 मोल से 1 मोल बेस रिएक्ट हमेशा करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एसिड के 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट करेगा, चाहे वो एसिड मोनोप्रोटिक हो चाहे पॉलीप्रोटिक हो, चाहे वो बेस मोनोहाइड्रोऑक्सी हो चाहे पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो। 1 equivalent of an acid will always require 1 equivalent of base। तो चूंकि 1:1 रेशो में रिएक्शन तब होगी जब हम चीजों को मोल के बजाय इक्विवेलेंट के टर्म्स में डिफाइन करें। तो जहां बाकी रिएक्शन एंथैल्पीज डिफाइंड है किस लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करे। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होती है किसके लिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से कंप्लीट रिएक्शन करता है तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकलती है लगती है वो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। किसी बेस का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस। तो HCl का एन फैक्टर क्या होगा 1, NaOH का एन फैक्टर क्या होगा 1, और इस रिएक्शन में 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से। HNO3 का एन फैक्टर 1 है, NaOH KOH का एन फैक्टर 1 है, दोनों का 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है। H2SO4 का 1 मोल लिया है मैंने यहां और उसका एन फैक्टर 2 है, तो इसके 2 इक्विवेलेंट्स लिए हैं। NaOH का एन फैक्टर 1 है और इसके 2 मोल लग रहे हैं, तो ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से रिएक्शन कर रहा है। तो जहां बाकी सारी रिएक्शन एंथैल्पी
1 मोल ऑफ सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए डिफाइन रहती है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए डिफाइंड रहती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अच्छा, इन चारों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन सही नहीं लिखी है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए सही रिएक्शन इन चारों में से कौन सी नहीं है? सर थर्ड वाली। थर्ड वाली, इसमें क्या खराबी है? सर हमें अब स्टोइशियोमेट्री नहीं या फिर इक्विवेलेंट्स यूज करना चाहिए। तो इक्विवेलेंस यूज कर कैसे करेंगे? लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन सही नहीं लिखी हुई है? फॉर द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए सही कौन सी नहीं लिखी है? अभी तो हिंट मैंने बता दी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखना पड़ता है 1 इक्विवेलेंट के लिए, और ये रिएक्शन लिखी हुई है कितने इक्विवेलेंट्स के लिए? 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं। इस रिएक्शन को 1 इक्विवेलेंट के लिए लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। हाफ H2SO4 लेंगे, हाफ मोल, तो हाफ मोल H2SO4 n फैक्टर 2 है, तो कितने इक्विवेलेंट्स बनाएगा? 1 इक्विवेलेंट्स। अभी मैंने बताया था ना कि एंथैल्पी को हम जितने अमाउंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहां लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बाकी की जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पीज हैं उनमें एक फर्क तो क्या आया? बाकी की रिएक्शन एंथैल्पीज पर मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन रहती हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए डिफाइन रहती है। मगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक खास बात और है। यह जो रिएक्शन लिखी है इनमें खास बात क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक खास बात क्या है? अरे यहाँ आपको कुछ खास बात नहीं दिख रही इन चारों रिएक्शंस को सर देख? 3 रिएक्शंस में वैल्यू सेम आ रही है और चारों नेगेटिव हैं। चारों नेगेटिव है वो तो ठीक है, हीट निकलती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मगर ये 3 रिएक्शन में एनर्जी सेम निकल रही है। अच्छा, और इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है जो चौथी वाली में अलग है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन है चारों तीनों, जबकि ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होती है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहती है, चाहे वो एसिड कोई सा भी हो चाहे वो बेस कोई सा भी हो। फॉर द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस the enthalpy of neutralization remains same, but if a weak acid is involved or a weak base is involved the enthalpy of neutralization is different। अच्छा, डिफरेंट रहती है तो कम रहती कि ज्यादा रहती है? सर कम एनर्जी लिबरेट हो रही है। अगर रिएक्शन में वीक एसिड या वीक बेस इन्वॉल्व है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफरेंट रहती है। डिफरेंट रहती तो कम रहती कि ज्यादा रहती है? सर ज्यादा रहती है। -12 ज्यादा होता है कि -13.7 ज्यादा होता है? -12 ज्यादा होता है। नहीं, यहाँ पे -12 छोटा होगा। ये माइनस साइन तो इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रही है। कितनी हीट रिलीज हो रही है? 12 किलो कैलोरी। यहाँ कितनी रिलीज हो रही है? 13.7 किलो कैलोरी। यहाँ पे -12 ज्यादा नहीं, क्योंकि वो -12 नहीं, माइनस साइन तो कन्वेंशन है। वो 12 मॉड मींस जो हीट की क्वांटिटी है वो तो 12 है।
पहले जो जिसने आंसर दिया था वो सही दिया था कि ज्यादा, यहाँ 12 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व हो रही है, ये इवॉल्व हो रही है, इसका साइन है ये। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में दूसरी खास बात क्या है? इफ इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर इन्वॉल्व, कांस्टेंट हीट इज will be evolved, and if weak acid or strong base neutralization is there or strong acid weak base is there, means if any component is weak then lesser heat will be evolved. अच्छा, ये -12 तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, ये फिक्स नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको याद रखनी चाहिए। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया है कि इससे कम निकलती है, रियल वैल्यू इसकी कुछ और होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सोच के आना है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट क्यों रहती है और वीक एसिड के आ जाने से या वीक बेस के आ जाने से कम क्यों हो जाती है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।